वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 4 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इनका गुस्सा देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे, हाउसिंग यानली और सोयांग भी वहाँ पे आ गया था। बहुत सारे सरप्राइज हो गए थे और उन्हें शौक भी लगा था। तभी हाउसिंग ने अपने फ़ोन करना और कहा कि आधे घंटे तक कोई भी सीओ के ऑफिस के पास नहीं आएगा या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें लाने की ज़रूरत नहीं, चाहे जितने भी इम्पोर्टेंट केस क्यों ना हो जाए। ये कहने के बाद हाउसिंग ने उस फ़ोन को कट कर दिया। उसके बाद यान ने कहा विंग शांत हो जाओ। तो विंग ने कहा क्यों शांत हो जाओ दीजिए। तो यान ने कहा शांत हो जाओ विंग, तुम्हें इसे हाइपर रिएक्शन अच्छा नहीं लगता है, कम डाउन। ये कहने के बाद यान ने विंग को बिठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद विंग थोड़ा सा शांत हुआ, पर उसके गुस्से को देख के कोई भी कैसे जियांग चंग ने कहा तुम पागल हो जाओ। तो विंग ने कहा अचिंग तुम पता है मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से और इतने सालों से कह सकते हो उस आदमी के बारे में पता लगाने की कोशिश करो, पर नहीं, मुझे नहीं पता। और फिर ऊपर से किया और एक नई मुसीबत भांजी, मतलब उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता चला, उस कॉलेज बॉय के बारे में कुछ नहीं पता चला। ये कह के विंग चिल्ला रहा था। तभी यान ने कहा, थोड़ी देर सोचा और कहा उस आदमी को ढूंढना छोड़ दो। सर अब तक तो उसकी फैमिली को ये भी लग चुका होगा कि वो मर चुका है, छोड़ दो, वो सब ठीक होगा, उससे हम पता लगा लेंगे। तो विंग जांग चैंग और साउसिंग स्वयं यानली को को ऐसे दिख रही थी कि क्या बोल रही है। उस आदमी की वजह से यानली से अब 2 महीने तक अपना खाना पीना भूल चुकी थी, सही से रहना, मतलब उनकी लाइफ जैसे भूल गए थे। वो उन्हें कुछ याद नहीं रहता था अपने बारे में, वो सिर्फ उस हॉस्पिटल में ही चक्कर काट रहे थे। यहाँ तक कि आंट अंकल ने को भी उनकी बेटी की ऐसी हालत दिखी नहीं जा रही थी। अन्य जी ने बस बात को टाल दिया था। जब हमने उनसे प्रेशराइज किया था तब जाके ये बात अन्य जी ने बताई थी। ये देखने के बाद विंग ने कहा सीजे इट्स ओके, मैं हैंडल कर रहा। तो यानी ने जोर से चिल्ला दिया, क्या हैंडल कर रहे हो, तुम्हारी हालत दिख रही हो, मुझे मेरा विंग चाहिए। वहाँ से माफिया किंग भी तुम इतने बेफिक्र रहते थे कि क्या ही बताओ, और आप देखो तुम्हारी हालत। ये सुनने के बाद विंग ने कहा कम नॉट। तो यानी कहा रियली, अगर मुझे फिर से तुम्हारी फेलियर की वजह से तुम्हारी हाइपरनेस दिखाई दी तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ वो आदमी जिंदा नहीं मिलेगा तुम्हें। ये कहने के बाद यानी से जब वहाँ से रोते हुए चली गई थी। और विंग ने कहा ये सब मेरी गलती है ना जी। तो जंग जंग ना विंग शट अप, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम तो पता लगाने की कोशिश की ना, पर विंग ने कहा पर मैं पता लगा नहीं पाया। पर जंग ने कहा विंग सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम माफिया से ये बात हम एग्री करते, पर इसका मतलब भी नहीं दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी आदमी को निकालना हमारा काम है। तो इन्हें का हमारा ही काम है। मैं इतनी कंट्रीज़ के माफियाज के ऊपर रूल करता हूँ, मैं ईलिंग पेट्रियट हूँ जंग जंग, पर मैं अपनी सिटी की प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता। क्यों, मुझे उस एक आदमी के बारे में नहीं पता चल रहा है। जंग जंग ने कहा शांत हो जाओ। साउसिंग ने कहा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी वो आदमी सिटी से एक झूठ की वजह से मिला था। तो विंग ने कहा और हमें सिटी ने भी तो उससे झूठ बोला था। हाँ, वो झूठ इतना गहरा निकला कि उन दोनों को प्यार हो गया, और अब उस झूठ का परिणाम ये है वो आदमी उस बेड पे पड़ा है उस एक्सीडेंट की वजह से, जिसके बारे में मैं पता लग नहीं पा रहा हूँ। और उसके फैमिली मेम्बर सही कहा सीजे ने, उस फैमिली मेम्बर को तो लगता ही होगा कि वो मर गया होगा। यहाँ तक कि उसके बारे में किसी भी अखबार में या किसी भी न्यूज़ चैनल में या कुछ भी नहीं छपा जिसे हम उसे ढूंढ लेंगे। तो सोयांग ने कहा ऐसा भी हो सकता है ना कि फैमिली राइवल के चलते वो मारा गया होगा या फिर वो एक्सीडेंट हुआ होगा। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा तब भी कोई तो न्यूज़ टेलीकास्ट हुई होगी उस टाइम पे, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ था। और सीजन हमें 2 महीने के बाद बात बताई थी, उसी वजह से हम कुछ पता भी नहीं लगा पा रहे। तो साउसिंग ने कहा शांत हो जाओ, पता लगा लेंगे। तो सोयांग ने कहा हुई, तुम्हारा अगर एंकर इशू ट्रिगर हो गया तो कोई भी तुम्हें संभाल नहीं पाएगा। याद है ना, तुमने खुद को 15 दिनों के लिए खुद को लॉक करके रखा था इस एंगर के सूट की वजह से, चीज़ें तोड़ फोड़ रहे हो थे। तो मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। फिर भी जिस दिन मुझे पता चला कि उस आदमी जो लेटा है उसके पीछे जो भी है वो मरेगा, क्योंकि उसकी वजह से वो मेरी सिटी कितनी रोई है। तो जंग करना
वहीं शांत हो जाओ। और हाँ, मैं आज के सारे वर्क्स हैंडल कर लूँगा, तुम रेस्ट लो। ये सुनने को ना पर चिंग तो यंग चिंग ना, मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, इसी से ही प्लीज़ रेस्ट ले लो। ये सुनने के बाद यंग ने अपना सर हमें हिलाया और वहाँ से चला गया था। जंग वहाँ से चला गया था और अपने वर्क को हैंडल करने के लिए स्वयं की मदद लेने लगा था। यहाँ पे साहु सिंह-चान और यंग थे। यंग ने कहा, ये सारी मेरी गलती है क्या स्वयं? साहु सिंह-चान तो साहु सिंह-चान और स्वयं ने कहा, नहीं हुई, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी गलती है? तो यंग ने कहा, देखो ना, मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता लगा हूँ और उस नाम का आदमी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ली यानसी नाम का अजीब ही है, और जिस बारे में हमें पता चला वो ये आदमी नहीं था। तो साहु सिंह-चान और यंग ने कहा, तुम्हें पता है ना, वही झूठ था जो तुम्हारी सीजे और रोज फेक लियांसी ने अपने सपनों से बुना था। तो यंग ने कहा, हाँ, मेरी सीजे पेरिस के एक मीटिंग में गई थी, वहाँ पे उस आदमी से मिले। एक्सीडेंटली क्या जा सकता है, प्यार में पड़े एक झूठ के थ्रू, पर प्यार सच्चा था। देखो ना मेरी सीजे, उस दिन से आज तक उस आदमी को उस आने का वेट कर रही है। तो साहु सिंह-चान और यंग ने, और तुम उस आदमी के बारे में पता लगा रहे हो। वही सुनो, ऐसा भी हो सकता है भगवान की यही मर्जी हो कि वो आदमी खुद उठे और बाकी सारी सच्चाई बताए उस दिन वो सीजे से क्यों मिलने आ रहा था। तो यंग कहा, ऐसा भी है, पर जितनी जल्दी उसके बारे में पता चले उतना ही अच्छा है ना साहु सिंह-चान। तो साहु सिंह-चान ने कहा, यंग शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, अभी पता नहीं चल रहा है तो बाद में पता चल ही जाएगा। तो यंग ने, और वैसे भी उस कॉलेज बॉय के बारे में कहीं ना कहीं तो पता ही चल जाएगा। तो यंग ने कहा, रहने दो, हमारे सारे आदमी को वापस बुला दो और सिर्फ इस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहो। ये सुनना साहु सिंह-चान पर यंग ने कहा, मैं कुछ समय के लिए बह गया था साहु सिंह-चान, पर सीजे की आंखों में आंसू नहीं, और वो उस आदमी के लिए गिव अप करना चाहती है जिसके लिए उन्होंने इतने साल वेट किया है। कम से कम 3 साल हो गए हैं, वो कोमा में है, फिर भी सीजे उसके लिए वेट करे, और मैं अपने लिए अपनी सीजे के प्यार को गिव अप नहीं करा सकता। और वैसे भी वो कॉलेज बॉय एक वन नाइट स्टैंड था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे लिए। ये कहने के बाद मैं वहाँ से चला गया और जाते कहा, मैंने जो कहा वो होना चाहिए, ये इलिक पेट्रियार्क का ऑर्डर है। ये कि वो यंग वहाँ से चला गया था। यहाँ पे सब स्वयं एक दूसरे को देखने लगे और अपने काम पे वापस चले गए थे। यहाँ पे दूसरी ओर वांग जी, जो 2 दिनों से कंटिन्यूसली वर्क कर रहा था, अपने कॉलेज के पेंडिंग कामों को हैंडल कर रहा था, बहुत सडन बेहोश हो गया था। क्योंकि वो खाना भूल रहा था, प्रॉपर्ली रेस्ट लेना बंद कर दिया था। उसके बाद जब बेहोश हो गया था, उसे निहोसन ने देख लिया था, उसे उठाया, थोड़ी देर बिठाया और उसके पेंडिंग कामों को ख़त्म करने लगा, कॉलेज के, ऑफिस के। और उसने बार और उस रेस्टोरेंट पे फ़ोन करके बोल दिया था कि आज डे ऑफ ले रहा है। वो बार ओनर और रेस्टोरेंट बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने देखा ये लड़का दिन रात मेहनत कर रहा था। उन्हें भी पता था शायद कोई मजबूरी हुई या फिर कुछ और, पर ये लड़का काम कर रहा था, ये उन्हें पता है। और वैसे भी वांग जी थोड़ा पंक्चुअल टाइप है ना, इसलिए सारे जो उसके ओनर थे वो उससे हैप्पी थे। और यहाँ पे उसने और एक जॉब 8 to 10 o'clock तक एक और जॉब अपने लिए चूज़ कर लिया था। वो कैफेटेरिया में कॉफ़ी सर्व करने का जॉब था। इसके बारे में न्यूशन को कुछ नहीं पता था। उसे लगता था कि वांग जी से 1 PM से लेके 6 PM तक रेस्टोरेंट का रहता है। 6 PM मतलब 7 PM के बाद होल नाइट 9 और 10 o'clock तक बाहर में रहता है। पर हुसैन को कैफ़े के बारे में कुछ नहीं पता था। वांग जी को होश आया और कहा, हुसैन तुम यहाँ? तो हुसैन ने कहा, वांग जी देखो, तुम्हें अंकल को ठीक करना है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके बेड के दूसरे बेड पे एडमिट हो जाओ। तो वांग जी ने कहा, शट अप हुसैन। तो हुसैन ने कहा और क्या, तुम बताएं, तुम बेहोश हो गए थे, अगर मैं आता तो तुम्हारे साथ क्या होता? तो वांग जी ने कहा, कुछ नहीं होता, और वैसे भी जस्ट वर्कलोड। तो हुसैन ने कहा, रियली तुम्हारी हालत देख के कोई भी कह सकता है तुमने वर्कलोड के साथ साथ टेंशन ले ली है और खाना पीना बंद करके रखे हो और नींद को तो गोली मारो। तो वांग जी ने कहा, नींद टाइम क्या हुए? ये सुनने के बाद हुसैन ने कहा 11 और
o'clock हो गए। ये सुनने के बाद भांजी ने कहा, ओ शिट, मैंने कैफ़े का जॉब मिस कर दिया। ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा, क्या? तो भांजी ने कहा, मैंने कैफ़े में भी जॉब किया था, उसके को इन्फॉर्म करना था। तो न्यूज़ ने कहा, भांजी तुम अपनी हेल्थ के साथ क्यों रेस रहे हो, गगा से बात करते हैं ना। तो भांजी ने कहा, बिल्कुल नहीं हुसैन, क्या कहोगे, नहीं मुझे कहोगे, क्या कहोगे कि आपके राइवल का अंकल बीमार है, उसके लिए पैसे दो, ये कहोगे हुसैन तुम। न्यूज़ ने कहा, उससे पहले तो हम अच्छे दोस्त है, हम फैमिली मेम्बर्स है। तो भांजी ने कहा, हम फैमिली मेम्बर्स थे, उन अंकल ने हम सबको बर्बाद करके रख दिया। गगा सिचन गगा के साथ जिस बात पर फाइट हुई नी मंजू के गगा के साथ आज तक पता नहीं चला। और जब मुझे लांसीचंद गगा ने कहा कि उन्हें किसी से प्यार हो गया है, वो नी मंजू से बात करना चाहते हैं इस बारे में, और उस गर्ल को भी अपने बारे में बताना चाहते हैं। ये सुन के मैं बहुत खुश हुआ था उस दिन हुसैन। और तो और उन्हें उस दिन नी मंजू गगा भी मान गए थे, क्योंकि उन्हें भी लगा था कि निशन गगा कुछ ऐसा वैसा कर ही नहीं सकते थे, और वो बात करने के लिए वो वहाँ से चले गए थे। उन्होंने घंटों वेट किया था भांजी, और भांजी ने कहा, उस दिन एक नोट आया था और उस कार में चित्र उड़ गए थे, कोई नहीं था उस कार में। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो गुस्सू हिल्स के उस जगह पे कुछ नहीं था, कार के भी ऐसे मतलब न्यूज़ ने कहा, चुप हो जा। और नीमन जो गगा को लगा उन्होंने फिर से धोखा दे दिया। उसके बाद लांसीचंद गगा के बारे में उन्होंने ना ही बात की, ना ही उन्होंने पता किया भांजी ने कहा। और लांसीचंद गगा की डेथ के बारे में ना ही रिपोर्टर्स को कुछ पता चला, ना ही किसी और को, क्योंकि हम लांस है, हमारी आइडेंटिटी सीक्रेट ही रहती है जब तक हमें नहीं लगता कि हमें अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहिए। तो न्यूज़ ने, और इसी वजह से आज तक लांसीचंद गगा के डेथ के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं बनी है ना भांजी ने कहा। और हाँ, उस दिन लैंड कोरियन अंकल को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया था, है ना भांजी ने कहा। हाँ, उस हार्ट अटैक से पहले मैंने अंकल वेंस की बातें सुनी थी। उन्होंने कहा था, एक या दो रात काटे हाथ के पर, ये और एक काटा कहाँ से आ गया, ये कि वो चिल्ला रहे थे उसके एक स्टाफ पे। तो न्यूज़ ने कहा, और तुम पागल, इसी बात है तो नियम जो गगा से बात करते हैं ना, वो सॉल्व कर देंगे सारी प्रॉब्लम। तो भांजी ने कहा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, उससे ज़्यादा बढ़ सकती है। तुम पता नहीं नीमन जगह उन वेन के साथ ही काम कर रहे हैं, वेनिंग और वेनिंग तुम्हारे घर पे इसीलिए है क्योंकि वेंकिंग ने कहा था, क्योंकि उन्हें गुस्से से नहीं संघाई से पढ़ना है, इसी जिद की वजह से नीमन जगह उन्हें यहाँ पे ले आए थे। और वेनिंग के लिए तुम फाइट करने लगे थे नीमन जगह से, तुम्हें याद है ना क्वेश्चन। तो न्यूज़ ने कहा, कैसे याद नहीं रखता, उन दोनों को मारने की कोशिश की गई थी वांग जी वहाँ पे। ये बात नीमन जगह के हकों में जैसे पट्टी बड़ी हुई है उस वेन के अंकल की वजह से। तो मैंने कहा, शांत हो जाओ, वैसे भी वो कुछ छुपा रहे हैं, कुछ सालों से, तो बहुत सालों से वो छुपा रहे हैं। तो न्यूज़ ने कहा, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वन अंकल के बारे में कुछ नहीं पता चला। तो हमने कहा, तुम पता लगाने की पूरी कोशिश करो, और हाँ, मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बाहर नहीं आना चाहिए। तो न्यूज़ ने कहा, डोंट वरी, नहीं आएगा। और भांजी ने थोड़ी देर रेस्ट किया, और न्यूज़ के जिद के वजह से उसने 2 दिन से जो रेस्ट नहीं किए थे उसको खुद रेस्ट लिया। उसके बाद उसके सारे पेंडिंग काम जो थे वो पेंडिंग और वेंडिंग वहाँ पे भी आ गए थे। उस दिन उन्होंने न्यूज़ की भी मदद की थी। इन सब के बारे में मंजू को कुछ नहीं पता था। यहाँ पे यानली हॉस्पिटल के उस कमरे में उस आदमी का हाथ पकड़े बैठ के कह रही थी, तुम्हें पता है हम दोनों ऐसे मिले, बहुत कुछ हुआ हमारी बीच, पर आज हमारी वजह से हमारी छोटा भाई परेशानी में है। पता है वो तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए क्या नहीं कर रहा है, और इसी वजह से तो उसने अपने एंगर इशू के बारे में भूल गया था। लियांसी, मुझे वो दिन याद है उस पेरिस की उस कैफेटेरिया में किसी ने हमारा नाम लिया था, मिस्टर एंड मिसेस लियान ली। मैं वहाँ पे छूट के गई थी क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे रिपोर्टर उस टाइम पे न्यूली पढ़े थे। मैंने अपना नाम ली यूनसी बताया था।
लियोन्सो बताया था। और उस कैफेटेरिया ऑनर को ये कंफ्यूज हो गया था कि हम दोनों वहाँ पे मिले, कॉफ़ी के ऑर्डर सेम थे और हमारी नज़रें टकराई थी और फिर हमें प्यार हो गया था। पर हाँ, जब उस कैफेटेरिया में हम बात कर रहे थे तब मुझे क्या सोचा मुझे याद ही नहीं। उस दिन मैंने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे को अपना झूठा नाम बताएंगे, फैमिली मेम्बर्स के बारे में सच बताएंगे पर उनका नाम नहीं लेंगे। और जब तक हम दोबारा नहीं मिलेंगे तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, या फिर हम दोनों में एक दूसरे को कोई ढूंढ ना ले तब तक हम अपना असली नाम नहीं बताएंगे। उस दिन तुमने मुझे ढूंढ लिया था, तुम यही बताने के लिए मेरे पास आ रहे थे और तुम कह रहे थे मुझे तुम्हें और एक बात पता नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, तुम पता जानोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। ये बात जान के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं उस दिन उस कैफेटेरिया में वेट कर रही थी संघाई के, और जब मुझे एक फ़ोन कॉल आया, वहाँ पे इमरजेंसी डायल पे तुम्हारा नंबर था, मेरा नंबर था। तुम्हारे नंबर से एक इमरजेंसी कॉल आया था मेरे पास। उस गांव में कुछ लोगों ने तुम्हारी जान बचाई थी। जब मैं तुम्हें संघाई लेके आई तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी और तुम होश में नहीं आ रहे थे। 2 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर ने कहा तुम कोमा में चले गए हो। और तब जाकर मैंने अपने भाइयों को तुम्हारे बारे में बताया था और मेरे भाई ये जान मेहनत कर रहे थे तुम्हारे बारे में पता लगाने के। पर देखो ना, आज 3 साल होने को आए, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। तुम कहाँ से थे, क्या कर रहे थे उस जगह पे, कुछ नहीं पता चल रहा है। और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी फैमिली मेम्बर को ढूंढ के तुम्हारी हालत पे बताऊंगी, पर शायद ये नहीं हो सकता है। जब तक तुम होश में ना आके ये बताओ तुम्हारी फैमिली मेम्बर कौन है, माफ़ कर देना मुझे, क्योंकि मैंने अपने भाइयों को बोल दिया है तुम्हारे ऊपर गिव अप करने के लिए। आई एम सॉरी। ये कह के आंटी रो रही थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उस आदमी के हाथों में थोड़ी सी हलचल हो रही, ये देखिए आंटी को झटका लगा। आंटी ने फ़ौरन से उस जो डॉक्टर एक्सपर्ट चेक कर रहे थे वो वहाँ उन्हें बुलाया। तो डॉक्टर ने कहा ये गुड साइन है, पर वो कोमे से कब आएंगे कैसे आएंगे कुछ नहीं पता, शायद आपके प्रेयर का असर ये कि वापस चले गए। और यानी को थोड़ी सी राहत हुई। यहाँ पे दूसरी ओर विंग कमरे में शांत होकर बैठा था, क्योंकि उसे लगा कि हाँ वो हंडे से चेक को दिया हुआ वादा तोड़ रहा है। तभी एक लाउड वॉइस हॉल में सुनाई दिया था, विंग कहाँ पे हो? क्योंकि विंग को माइंड मैसअप होने के बाद वो घर पे आके स्टडी रूम में जाके बैठ गया था। तभी विंग को इतना चिन मच रहा था, फिर भी वो बाहर आया। और जब उसने अपने सामने वेन लिसी को देखा तो वो थोड़ा बहुत गुस्से में चिड़चिड़ा होकर बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वेन लिसी ने कहा विंग मजाक मत करो, मैं लंदन से तुम्हारे लिए वापस यहाँ पे आ गई और तुम मुझे बता रहे हो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तभी कंसेसरन मैडम यो वहाँ पे नीचे गए थे बेचंग से, और जहाँ पे हम बाहर गए हुए थे कुछ काम के चलते। तो कंसेसरन ने कहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उन्होंने रूट में बोला और मैडम ने कहा हाँ तुम भी क्या कर रहे हो? तो वेनली से ने कहा एंड मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बस वहीं से मिलने आई हूँ। गुस्सों के कॉन्फ्रेंस के बाद ये तो वहाँ पे रुका नहीं, सीधा एक होटल में रुका और सीधा वहाँ से चला आया। मुझे नहीं इसने कुछ पता ही नहीं, और मेरे बेस्ट फ्रेंड होने के नाते इतना तो पता लगा ही सकती हूँ ये कहाँ पे रह रहा है। ये सुनने के बाद कंसेसरन रहेगा तुम्हें पता लगाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पता है वो कहाँ पे रह रहा है। ये सुनने में पहले से कहा एंड आप महीना। तो विंग ने कहा तुम्हारा कोई काम है यहाँ पे? तो इंग्लिश ने कहा विंग मैं इतने दिनों में आती हुई तो क्या क्लबिंग के लिए चले? ये सुनने के बाद मैं कंसेसरन कुछ बोलने वाली थी कि विंग ने कहा हाँ चलते। जैसे मैं घर पर बोर हो रहा हूँ और आज कोई काम भी नहीं है या हॉस्पिटल भी नहीं है, ये कहने के बाद विंग और वेनली से वहाँ से चले गए। कंसेसरन का ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैडम ने कहा मुझे भी नहीं, ये उस वेटरन की बेटी है। तो कंसेसरन ने उसका नाम भी मतलब उसे देखते ही ना खून जल उठता है। उसकी वजह से हमने अपनी प्यारी दोस्त और उसके हस्बैंड को खो दिया। पता नहीं लैंड फैमिली यहाँ पे कहाँ पे है, क्या करे, कुछ पता ही नहीं है।
तो मैडम मैंने कहा धीरे, बच्चों को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, उस ट्रैजिक के बारे में तो बिल्कुल नहीं। तो कंसिडर पता तो नहीं चलती है, पर ये स्वेंटली सी मुझे ना साइको की तरह लगती है कभी कभी। तो कंसिडर जब ये बोला मैडम, मैंने कहा मुझे भी लगती है, पर शायद ऐसा नहीं हुआ। तो ये सुनने के बाद कंसिडर ने कहा ये उस वेटनॉट की तरह ना हो। मुझे इतना पता है कि उस ब्लास्ट में वो भी मर गया था, बस तभी से मुझे इस बच्चे पे थोड़ा सा रहम है और कुछ नहीं। तो मैडम मैंने कहा इसी वजह से तो पता नहीं ये कैसे हम इनके कॉलेज में मिल गए और उसके बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो कंसर्न पता ही नहीं ये कि बस वो दोनों अपने अपने काम पे चले गए। आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। मैं आज थोड़ा बाहर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, इसलिए गाड़ियों की जाने की आवाज़ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।